सारंग गुरु के डिजिटल क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं ओम प्रकाश गिरी क्लास 12 बायोलॉजी की बात कर रहा हूं, जहां हम जेनेटिक्स की बात कर रहे हैं, आनुवंशिकता। और इस संदर्भ में आज हम बात करने जा रहे हैं आनुवंशिक कूट, दैट इज द जेनेटिक कोडोन। ये क्या होते हैं, इनकी क्या उपयोगिता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। हम सामान्य तौर पर ये जान रहे हैं कि कोई भी कोड, हम कहते हैं कि कोड लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, तो फिर इसका एक तात्पर्य होता है कोड का कि किसी भी बात को हम स्पष्ट सीधे सीधे न कहकर किसी संक्षेप में उसको इंगित करते हैं। तो यहाँ पर ये संक्षेपीकरण या उसको इंगित करने की जो प्रक्रिया है, इसके बारे में वो कौन कौन से संकेत हैं। कोडोन एक संकेत हम कह सकते हैं कि जो संकेत है, और ये मनुष्य की शारीरिक क्रियाओं के लिए, और मनुष्य के ही नहीं सारे जीवों में जो भी मेटाबॉलिक एक्शंस हो रहे हैं, जो भी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं हो रही हैं, उन जैव रासायनिक प्रक्रियाओं का नियंत्रण, जैसा कि हम पिछले वीडियोज में जान चुके हैं, बात कर चुके हैं कि सारा नियंत्रण डीएनए का होता है, और डीएनए अपनी सूचनाओं को आरएनए के माध्यम से व्यक्त करता है, और वो आरएनए के माध्यम से जब सूचनाओं को व्यक्त करता है तो वो बातें आगे चलकर, वो कोड जो बनते हैं वो आगे चलकर प्रोटीन बनते हैं। एक बार मैं फिर से यहाँ रिपीट कर देना चाहूँगा, सेंट्रल डोग्मा जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था और देखा था डीएनए, तो डीएनए से नए डीएनए बनते जाते हैं। यह रेप्लिकेशन की प्रक्रिया होती है। जब भी नई कोशिकाएं बननी हैं तो डीएनए में रेप्लिकेशन होगा और नए डीएनए बन जाएंगे, और इसके साथ ही साथ इस डीएनए से आरएनए बनते हैं, एमआरएनए बनते हैं, और ये एमआरएनए के बनने की प्रक्रिया इस कार्य के लिए होती है कि अब आगे चलकर उससे प्रोटीन का निर्माण होगा, और इसी एमआरएनए के नियंत्रण में आगे चलकर प्रोटीन बनता है। ये बातें हम जान चुके हैं। तो इस डीएनए से जब एमआरएनए बनता है, तो एमआरएनए बनने की प्रक्रिया में क्या क्या बदलाव होते हैं, और किस तरह से नाइट्रोजन क्षार, नाइट्रोजन बेसेज का ट्रांसक्रिप्शन होता है, और उस ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू एमआरएनए बनते हैं जो कि आगे चलकर प्रोटीन बनाएंगे। तो वो जो कोड बनते हैं, यही जेनेटिक कोडोन या जेनेटिक कोड कहे जाते हैं। इसी की चर्चा आज हम लोग करेंगे। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। देखते हैं क्या कह रहा है। प्रतिकृति व अनुलेखन, दो प्रक्रियाएं, प्रतिकृति रिप्लिकेशन और अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन के दौरान न्यूक्लिक अम्ल से दूसरे न्यूक्लिक अम्ल का प्रतिलिपिकरण होता है। दोनों प्रक्रियाओं में अभी हम लोगों ने जो देखा, डीएनए से नए डीएनए बनने में और डीएनए से आरएनए बनने में, तो इन दोनों प्रतिक्रियाओं में क्या हो रहा है, प्रतिलिपिकरण हो रहा है। इन प्रक्रमों को पूरकता के आधार पर समझना आसान है। कंप्लीमेंट्री फार्मूला, एडिनोसिन के साथ अगर डीएनए है तो थियामिन आएगा, और अगर आरएनए बनना होगा तो एडिनोसिन के संग थियामिन की जगह पर यूरेसिल रिप्लेस होता है। यही एक रिप्लेसमेंट है। ये प्रक्रिया होगी, यही पूरकता के आधार पर समझना आसान है, इसी को बताया जा रहा है। स्थानांतरण की प्रक्रिया में आनुवंशिक सूचनाएं न्यूक्लियोटाइड के बहुलक से एमिनो अम्ल के बहुलक की ओर स्थानांतरित होती हैं। अब क्या हो रहा है, न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर्स हैं। अब न्यूक्लियोटाइड के जो पॉलीमर्स हैं वो एमिनो एसिड के पॉलीमर्स बनाएंगे। एमिनो अम्ल के न्यूक्लियोटाइड में न तो कोई पूरकता मिलती है, न ही सैद्धांतिक रूप से इसके बारे में सोच सकते हैं।
अब एमिनो एसिड में ये पूरकता वाली बात नहीं मिलती, ये बताया जा रहा है। कंप्लीमेंट्री रूल नहीं यहां पर लागू होता है। न्यूक्लिक अम्ल, आनुवंशिक पदार्थ में परिवर्तन से प्रोटीन के एमिनो अम्ल में भी परिवर्तन हो जाता है। जिस तरह से न्यूक्लिक एसिड के जो बेस पेयर्स हैं अगर चेंज होंगे तो उसी तरह से एमिनो एसिड्स में भी चेंजेज आएंगे, ये चेंज होना है। इस विचार के समर्थन हेतु पर्याप्त प्रमाण है। इससे आनुवंशिक कूट जेनेटिक कोड की परिकल्पना का प्रतिपादन हुआ, जो प्रोटीन संश्लेषण के दौरान एमिनो अम्लों के अनुक्रम को निर्धारित करते हैं। जिस तरह से जब mRNA बनेगा और वहां पर नाइट्रोजन बेसिस का जो सीक्वेंस होगा, जो उनका क्रम होगा, उसी क्रम के हिसाब से आगे चल के ट्रांसलेशन की प्रक्रिया में आरएनए के गाइडेंस में प्रोटीन का निर्माण होगा। एमिनो अम्ल उसी सीक्वेंस में आएंगे। आइए देखते हैं आगे डीएनए की संरचना। वह आनुवंशिक पदार्थ के जैव रासायनिक प्रकृति का निर्धारण, जितना उत्तेजनापूर्ण था, एक्साइटमेंट थी इसमें, पूरा साइंटिफिक वर्ल्ड, बायोलॉजिस्ट जितने थे उसके लिए परेशान थे। जितना उत्तेजनापूर्ण था उससे ज्यादा आनुवंशिक कूट का अर्थ निकालना, वह प्रस्ताव करना चुनौतीपूर्ण था, चैलेंजिंग वर्क था कि किस तरह से जेनेटिक कोड को एक्सप्लेन किया जाए, ये किस तरह से काम करते हैं, ये सारी चैलेंजेस कैसे सॉल्व हुए आगे देखते हैं। सही अर्थों में इसके लिए विभिन्न क्षेत्रों के वैज्ञानिकों, अब देखिए भौतिकविद, फिजिसिस्ट, कार्बनिक रसायनविद, ऑर्गेनिक केमिस्ट, बायोकेमिस्ट, जैव रसायनज्ञ व आनुवंशिकविद, जेनेटिसिस्ट के सहयोग की आवश्यकता थी। यानी कि कई लेवल पर यहाँ कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन की जरूरत थी। फिजिसिस्ट चाहिए थे, केमिस्ट चाहिए थे, केमिस्ट चाहिए थे, जेनेटिक्स के एक्सपर्ट्स चाहिए थे। तो इन सबका मिला जुला प्रयास जब हुआ तब जाकर यह प्रॉब्लम सॉल्व हुई। जॉर्ज गैमो नाम आ रहा है, एक भौतिकविद थे, फिजिसिस्ट थे, बायोलॉजी के नहीं थे, जिनका विचार था कि यदि क्षार केवल 4 है तो इन 20 अमीनो अम्ल का कूटलेखन किस रूप से होता है। अब 20 एमिनो एसिड्स की हम बात करते हैं, हम जानते हैं कि हमारे लिए से 20 एमिनो एसिड्स की आवश्यकता होती है। अतः कूट के निर्माण में क्षारों का समूह बनता है। अब इसके ग्रुप बनेंगे, जॉर्ज गैमो ने काम से किया कि ग्रुप बनेंगे अलग अलग पैटर्न पर। इनका विचार था कि सभी 20 अमीनो अम्लों के कूट हेतु कोड 3 न्यूक्लियोराइड्स के बने होते हैं। यह एक बहुत ठोस विचार था, जिससे 4 to the power 3, 4 into 4 into 4। अब ये आपको याद करना होगा कि ये कॉन्सेप्ट क्या था और जिस कॉन्सेप्ट पर जेनेटिक कोड का फॉर्मेशन हुआ। तो 4 into 4 into 4 के प्रति उत्परिवर्तन समुच्चय से 64 कोड का निर्माण हुआ। अब बात कहां तक आई कि इससे कोड जो बने वो 64 बन गए, 64। इनके बनने वाले कोड आवश्यकता से अधिक थे। अब चूंकि मूलतः मसला क्या था कि एमिनो एसिड जो है 20 एमिनो एसिड्स की जरूरत है, 20 एमिनो एसिड बनने हैं और 20 एमिनो एसिड बनाने के लिए हमको कोड प्राप्त हो गए 64। अब यहाँ समस्या हुई क्या कि भाई जरूरत से ज़्यादा कोड है, तो अब ये कोड फिक्सेशन कैसे करते हैं इसको एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट सबसे
फुल प्रूफ है और आज हम इसी को लेकर चलते हैं कि 64 एमिनो एसिड्स से हमारा काम होता है, हमारे बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस होता है। अब यहां क्या बताया जा रहा है कि प्रकूट कोडोन त्रिक होते हैं। त्रिक होने का मतलब 3 होते हैं। इसका प्रमाण देना अत्यधिक कठिन कार्य था। अब यहां पर काम आ रहा है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने निश्चित क्षारों समबहुलक या सहबहुलक के समुच्चय युक्त आरएनए अणुओं के संश्लेषण की रासायनिक विधि का विकास किया। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था डॉक्टर हरगोविंद खुराना को। तो इन्होंने सेट को कंफर्म किया कि किस तरह के सेट बनेंगे जेनेटिक कोडोन के। प्रोटीन संश्लेषण हेतु मार्शल नीटेनबर्ग की कोशिश स्वतंत्र तंत्र कूट का अर्थ निकालने में काफी सहयोगी रही। अब इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया वो भी काम आया। से बेटो ओकाओ एंजाइम पॉलीन्यूक्लियोराइड फास्फोरिलेज आरएनए को स्वतंत्र रूप आरएनए का एंजाइम संश्लेषण से टेम्पलेट के निश्चित अनुक्रमों के साथ उसका निर्धारण करता है के निश्चित अनुक्रमों के साथ बहुलकित होने में सहायता प्रदान करता है। अंत में आनुवंशिक कूट का आलेख नीचे तालिका में दिया गया है। आनुवंशिक कूट जो मिलेंगे, अब ये कूट हमारे लिए कितने हैं? 64 है, 64 है। और ये 64 कोड किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को, इसको हम समझ लेंगे। इनकी कुछ विशेषताएं पहले देख ले कि क्या विशेषताएं बताई जा रही हैं, और इन विशेषताओं को समझने के बाद इनके बारे में इनका स्ट्रक्चर हम देखेंगे। पहली पॉइंट क्या दिया? प्रकूट त्रिक होते हैं। तो त्रिक का मतलब 3, ये याद रखेंगे 3। मान लो AUG, ये अल्फाबेट्स है, एडेनिन, यूरेसिल एंड गुआनिन। इस तरह का कॉन्सेप्ट आएगा। इसी तरह के 3 के सेट होंगे। अब ये क्या होता है? 61 प्रकूट अमीनो अम्लों का कूट लेखन करते हैं। इसमें से जो 64 दिया गया है, हमारे पास टोटल 64 है। अब इस 64 में से क्या कर रहा है? 61 सिर्फ कूट लेखन करते हैं, वह 3 प्रकूट कूट लेखन नहीं करते। इसमें से -3 हो गए, 3 काम नहीं करते हैं। ये कूट लेखन का काम सिर्फ 61 लोग करते हैं। इस कारण से यह रोध प्रकूट के रूप में कार्य करता है। यह रोध प्रकूट, रोध समझ रहे हैं? रोकने वाला काम। यहाँ इनिशिएशन कोडोन भी होंगे, प्रारंभ करने वाले और अंत करने वाले, तो वो रोध है। एक प्रकूट केवल एक अमीनो अम्ल का कूट लेखन करता है। कोई एक है तो सिर्फ एक के लिए कोडिंग करेगा। इस कारण से यह असंदिग्ध व विशिष्ट होता है, कोई इसमें डाउट नहीं हो सकता, और स्पेसिफिक होगा। ये बात जरूर है कि एक अमीनो अम्ल के लिए एक से अधिक कूट काम करते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, कुछ अमीनो अम्ल का कूट लेखन एक से अधिक प्रकूटों द्वारा होता है। यही बात हम अभी कहें कि एक अमीनो अम्ल के लिए एक से अधिक प्रकूट काम करेंगे, कोडोन काम करेंगे। इस कारण से इन्हें अपहासित कूट कहते हैं। अपहासित का मतलब वो डिजेनरेट हो जाएंगे। एक एमिनो एसिड के लिए एक कोड काम करेगा और उसका करने के बाद वो नष्ट हो जाता है, फिर दूसरा कोड बनता है दूसरे एमिनो एसिड के लिए, वो एडजस्ट करता है। थर्ड, प्रकूट दूत
आरएनए में लगातार पढ़े जाते हैं। अभी हम आगे चल के बताएंगे। जैसे इधर मैं लिख रहा हूं AUGCUA। अब ये है 6 अल्फाबेट्स हमने लिखे, तो इस 6 अल्फाबेट्स में न पंक्चुएशन होगा न ओवरलैपिंग होगा। अब AUG के बाद एक बॉक्स पूरा हो जाता है, एक कोडून पूरा हो जाता है, यहाँ C से दूसरा कोडून शुरू होगा। बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, लेकिन इनके बीच में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं हम लगाते हैं, कोई निशान नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं। यही बात कही जा रही है। अंग फिफ्थ पॉइंट, कूट लगभग सार्वभौमिक होते हैं, यूनिवर्सल होंगे। प्रोकैरियोटिक से लेके यूकैरियोट्स तक ऑलमोस्ट सारे जीवों में कोई एक कोडोन, सपोज दैट वो मेथियोनिन के लिए काम कर रहा है तो वो मेथियोनिन के लिए ही काम करेगा, किसी दूसरे एमिनो अम्ल के लिए नहीं काम करेगा। सार्वभौमिक होते हैं। ये देखो एग्जांपल भी दिया, जीवाणु से लेकर मनुष्य में UUU ट्रिपल U फेनिल एलेनिन PHE का कूट लेखन करता है। इस नियम के कुछ अपवाद सूचनी प्रकूट व कुछ आदि जंतुओं प्रोटोजोआ में मिलता है। मतलब ऑलमोस्ट सारे के सारे जो कोडोन होंगे वो यूनिवर्सल होंगे और एक रूप से एक तरह से ही सारे जीवों के लिए काम दिया करेंगे। एग्जाम्पल यहाँ दे दिया गया है, इससे बिल्कुल क्लियर हो गया। ट्रिपल U अगर होगा तो ये फेनिल एलेनिन के लिए काम करेगा और ये जीवाणु से लेकर मनुष्यों तक में ये कॉमन है, एक ही जैसा काम करना है, इसको अलग नहीं होना है। और देखते हैं आगे। अब देखिए दोहरा। नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा? AUG इनिशिएशन कोडोन आ गया। दोहरा कार्य करते हैं। कैसे दोहरा कार्य करते हैं? यह मेथियोनिन का कूट लेखन कर कार्य करता है, मेथियोनिन के लिए काम करेगा। इसके साथ ही साथ यह प्रारंभक प्रकूट इनिशिएशन कोडोन के रूप में कार्य करता है। AUG दोहरा वर्ग इसका होगा। जहां भी प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया शुरू होगी और प्रोटीन बनने का कार्य होगा, वहां पर पहला जो सीक्वेंस की नया सीक्वेंस mRNA का आएगा, वहां पहला सीक्वेंस जो होगा वो क्या होगा? AUG होगा और यहीं से प्रोटीन सिंथेसिस संश्लेषण की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। दोहरा कार्य कर रहा है। यदि एक दूत RNA में निम्न न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम में है तो इसके द्वारा कूटलेखित अमीनो अम्ल के अनुक्रमों की कल्पना करो। अब चेकर बोर्ड की सहायता लीजिए। चेकर बोर्ड हमारे लिए दे दिया गया है, अब इसकी सहायता हम लेके इसको सॉल्व करेंगे। अब इसके विपरीत के बारे में बताओ, अपोजिट के बारे में भी पूछ रहा है, कैसे क्या होगा। नीचे दिए गए दूत RNA द्वारा कूटलेखित अमीनो अम्ल के अनुक्रम है। RNA में न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम का पता लगाओ। अब ये सारी चीजें हमको एक्सप्लोर करनी है इस टेबल की सहायता से। इस टेबल पर हम लोग आते हैं, देखते हैं कैसे क्या है। तो इस टेबल को हम देखते हैं केयरफुली, तो सारी बातें हमको समझ में आ जाएंगी। ये एक टेबल दिया गया है जहां पर सारे के सारे एमिनो एसिड के ब्रीफ नेम दिए गए हैं, प्लस ये कोडोन दिए गए हैं। अब इस कोडोन की सीक्वेंसिंग हम पहले देखते हैं। हम देख रहे हैं कि यहां लिख रहा है प्रथम स्थिति, फर्स्ट, ठीक है। ये सेकंड इधर से और इधर थर्ड। अब इसका मतलब क्या हुआ? हमने कितने कॉलम बनाए हैं? 16, 4 into 4 के कॉलम्स, बॉक्सेज बना दिए। 16 बॉक्स बनाए, 16 बॉक्स बनाएंगे और इसमें एक सीक्वेंस में कौन सा सीक्वेंस है? UCAG, यूरेसिल
साइटोसिन, एडेनिन एंड गुएनोसिन। ये 4 नाइट्रोजन बेस है। इस नाइट्रोजन बेसेस को इसी सीक्वेंस में हमने रखना शुरू किया। यू फर्स्ट बॉक्स में यू को पहले रखा, दूसरे में सी को रखा, तीसरे में ए को रखा, चौथे में जी को रखा। फर्स्ट, सेकंड वही फॉलो किया, थर्ड वही फॉलो कर रहे हैं, फोर्थ कॉलम में भी वही पैटर्न हमने फॉलो किया। यानी कि यू सी ए जी को हमने प्लेस कर दिया फर्स्ट पोजीशन पर। अब सेकंड पोजीशन की बात आ रही। सेकंड पोजीशन में भी पैटर्न हमको वही रखना है। कौन सा? यू सी ए जी। अब यहां देखिए, यू यहां रख दिया, सी पूरा कॉन्टिन्यूअस रख दिया, ए एंड जी। 2 अल्फाबेट्स हमारे अरेंज हो गए। तीसरा अल्फाबेट भी हमको जब अरेंज करना होगा तो पैटर्न हमारा वही रहेगा। इज इट क्लियर? पैटर्न हमारा वही रहेगा। क्या है? यू सी ए जी। अब यहां से शुरू करके यू सी ए जी हर एक बॉक्स में हम देखें, किसी बॉक्स में देखें यूसी एजी का पैटर्न हमने रखा है, यूसी एजी का पैटर्न रखा गया है, यूसी एजी का पैटर्न रखा गया है। तो इस तरह से हमारे 64 कोडोन्स हमको मिल गए। फिर से आप देख लो, पैटर्न हमारा क्या है? यूसी एजी फर्स्ट रो, सेकेंड रो यूसी एजी, यू यहां पर पूरा यू, सी, कोई डाउट? थर्ड ए, फोर्थ जी, सेकेंड कॉलम हमारा आ गया। फोर्थ में पैटर्न वही है, किसी बॉक्स को उठाओ, यू सी ए जी, यू सी ए जी, यू सी ए जी, यू सी ए जी। तो ये एक पैटर्न है। सबसे कन्वीनियंट पैटर्न अरेंज करने को हमारा ये जेनेटिक कोडोन को आइडेंटिफाई करने को, इनको लोकेट करने के लिए बॉक्स में। अब इसमें हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारे जगह पर एक ही तरह के अल्फाबेट्स लिखे गए हैं। जैसे यहां हम देखते हैं LEU, ये LEU 3, 4, 2, 6 जगह लिखे गए हैं। अब इसका क्या मतलब होगा? ये संक्षिप्तीकरण है, कंसाइज फॉर्म में लिखे गए हैं हमारे अलग अलग तरह के एमिनो एसिड्स। यानी कि ये जितने भी कोडोन हैं, ये कोडोन करेंगे क्या? ये करेंगे उस निश्चित प्रकार के एमिनो अम्ल के संश्लेषण का कार्य। अब ये ल्यूसीन एक एमिनो अम्ल है, ल्यूसीन, ये 6 के 6 एमिनो अम्ल बनाएंगे। ये 6 कोडोन है और एमिनो अम्ल बन रहा है कौन सा? सिर्फ एक ल्यूसीन बनेगा। ऊपर Fe है, फेनिलैलेनिन के लिए काम करते हैं। इसीलिए तरह अलग अलग 20 प्रकार के अमीनो अम्ल के ये संक्षिप्तीकरण दिए गए हैं और उनके लिए कोडोन निर्धारित किए गए हैं कि कौन से कोडोन के द्वारा किस प्रकार का कौन सा अमीनो अम्ल बनेगा। और अब इन्हीं अमीनो अम्लों का जब पॉलीमराइजेशन होता है, बहुलकीकरण होता है, तो क्या बन जाएगा? प्रोटीन बन जाएगा। एमिनो अम्ल और प्रोटीन के पॉलीमर और मोनोमर का कॉन्सेप्ट आपको मालूम होगा। तो ये पैटर्न होता है और ये इसको एक्सप्लोर किया सबसे पहले डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने, और जिस काम के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला है। अब अगर आप चाहें तो ये देखिए, ऊपर जो क्वेश्चन हम लोग स्केप करके नीचे आए थे, इसका आंसर हम खोज सकते हैं।
अब यहाँ अलग अलग प्रकार के कोडोन दिए गए हैं। अब इन कोडोन को लिए हम खोजते हैं। ए थोड़ा सा और नीचे कर ले। अब AUG अगर दिया गया है, ट्रिपल यू, UUC, UUC, ट्रिपल यू, ट्रिपल यू, UUC। अब इसके लिए हम इनके अमीनो अम्ल को खोजेंगे। तो अब ए कहाँ है? AUC, जी यहां लास्ट में है, मेथियोनिन है। अब ये मेथियोनिन का सिंथेसिस करेगा। इसके बाद ट्रिपल यू है, तो ट्रिपल यू कहाँ है? यहीं पर है सबसे पहला। दूसरा है UUC, ये भी दूसरे नंबर पर ही है। तीसरा भी UUC है, चौथा ट्रिपल यू है, पांचवा ट्रिपल यू है और छठा भी UUC है। तो अब यहाँ हमको क्या दे रहा है कि मेथियोनिन से प्रोसेस शुरू होगी और बनेगा क्या? फेनिलएलैनिन के पॉलीमर्स बन रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम खोज सकते हैं। किसी भी सीक्वेंस को अगर दे दिया जाए RAUG, CUG, GUG, UAC, CAG, अब कोई भी सीक्वेंस अगर हमको दे दिया जाए तो हम उन सीक्वेंस के बारे में इस टेबल को ऑब्जर्व करके इस टेबल के सपोर्ट से हम ये बता सकते हैं कि बनने वाले अमीनो अम्ल किस प्रकार के होंगे। इज इट क्लियर? बात समझ में आ रही? क्योंकि यहाँ सारे एमिनो एसिड्स दिए गए हैं कि कौन से कोडोन से कौन सा एमिनो अम्ल बनेगा और उन अमीनो अम्ल के बनने की प्रोसेस में कौन कौन से कोडोन पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये बातें इस जेनेटिक कोडोन से क्लियर हो रही है। अब इस जेनेटिक कोडोन को अगर हम एक्सप्लोर करते हैं तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा? म्यूटेशन एंड आनुवंशिक कूट, उत्परिवर्तन व आनुवंशिक कूट। एक क्वेश्चन और दिया है, इसको भी देख ले रहे हैं। मेट Fe फेनिलएलैनिन आंसर दे दिया। जो क्वेश्चन दिया था उसका यहाँ पर आंसर दे दिया गया है, जिसको हम लोग अभी एक्सप्लोर कर चुके। तो इसके क्या आप इसका विपरीत पता लगाने में परेशानी महसूस करते हैं? क्यों? विपरीत बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होगा, क्योंकि इनिशिएशन कोडोन का होना मैंडेटरी है। रिवर्स करेंगे तो ये फिर इनिशिएशन कोडोन नहीं आएगा, इसलिए परेशानी महसूस होती है। नेक्स्ट क्या कहा? अब आप आनुवंशिक कूट की दो विशेषताओं के बारे में सामंजस्य दिखा सकते हैं, जिसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। तो सारे फीचर्स हम पढ़ चुके हैं कि यूनिवर्सल है, रिपीटेशन नहीं होता, सब स्पेसिफिक है, ये सारी विशेषताएं हम जान चुके हैं। अब इसी के नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे उत्परिवर्तन व आनुवंशिक कूट। अब थोड़ा सा मैं इसको ब्रीफ कर दे रहा हूं। उत्परिवर्तन आप जान रहे हैं, दैट इज द सडन जेनेटिक इनहेरिटेबल चेंजेज। जो भी चेंजेज होते हैं, आनुवंशिक बदलाव होते हैं जो कि अस्थायी हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलेंगे, उस तरह के परिवर्तनों को हम उत्परिवर्तन कहते हैं। अब उनका कोरिलेशन क्या है आनुवंशिक कूट्स के साथ, जेनेटिक कोडोन के साथ, ये हम बात करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। आज के लिए इतना है। थैंक यू वेरी मच।